एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा और आज मैं 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी लेके आई हुई हूँ। आप सबको पता है कि मैं क्रैश कोर्स लेके आई हुई हूँ 10th और 12th बोर्ड के बच्चों के लिए। क्रैश कोर्स में हम बस उतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आना कंपलसरी होते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन से आप क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लायक हो जाओगे। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल भर जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को करके वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने खूब अच्छे से पढ़ाई की है वो इन क्वेश्चंस को देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, उनका रिवीजन जो है, उनकी तैयारी जो है वो बेस्ट है। इसलिए ये क्रैश कोर्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो इस बार 10th और 12th बोर्ड देने वाला है, उनसे मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। 10th बोर्ड के बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कम कंटेंट है और उतना कंटेंट करके वो प्रोबेबिलिटी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, उसमें इसके बाहर का क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं आने वाला है। तो ये अगर आप कंपटीशन के एंगल से देखें तो भी इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक न्यू चैप्टर है, स्पेशली 10th के बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि 9th में प्रोबेबिलिटी को बस हमने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ उसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं सॉल्व करा था। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग बस एक क्लास में आज पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के बच्चों के लिए कंप्लीट होने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी में को समझने से पहले हम लोग को एक टर्म समझना होगा जो होता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब हम कोई भी काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी में आप हर एक क्वेश्चन को तो नहीं ला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमें रिजल्ट पहले से पता हो। अब रिजल्ट पहले से पता होगा क्या मतलब है? इसका मतलब पता है कि पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता हो कि या तो हम ये काम कर रहे हैं तो रिजल्ट ये होगा या ये। सपोज करो हम एग्जाम में बैठ गए हैं एग्जाम देने के लिए, तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो हम पास होंगे या फिर हम फेल होंगे। ये बीच वाले जो कंडीशंस होंगे कि हो सकता है 1 घंटे हम लिखे, हमारी कॉपी छीन ली जाए, या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाए, दिस दैट, ये सारी पॉसिबिलिटीज हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। हम इसमें बस रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या होगा? या तो हम पास हो जाएंगे या फिर हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे के सारे काम में जिसमें हम लोग को रिजल्ट पहले से पता हो कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब पॉसिबल आउटकम पहले से पता, उन सारे काम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम आपको पहले से पता हो। उसके बाद एक टर्म आता है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस में हम क्या लेते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने बताया कि हम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? जिसमें हमें रिजल्ट पहले से पता हो। तो रिजल्ट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो जो कि हमें पहले से पता हो, उन सबको अगर हम एक सेट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन। सबसे सिंपल है टॉसिंग अ कॉइन। अब एक कॉइन को अगर हमने टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा और या नहीं तो फिर क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। इन दोनों में से कुछ एक मिलेगा, क्योंकि जब कभी भी हम कॉइन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहता है कि अनबाइस्ड कॉइन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीच में खड़ा रह जाएगा, या तो वो हेड की तरफ टर्न होगा या फिर टेल की तरफ टर्न होगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम बात करते हैं थ्रोइंग अ डाई, हम एक डाई को फेंक रहे हैं, तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको अगर हम एक सेट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। ठीक है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, सबसेट्स हमने पढ़ लिया, सबसेट्स हर उस सेट को हम सबसेट कहेंगे जिसके सारे एलिमेंट
लाई करते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि फाई और ये सेट खुद, ये हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। किसी भी सेट का फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और वो सेट खुद अपना सबसेट होता है। ये दोनों फिक्स है। इसके बाद इसमें दो एलिमेंट है। अगर H है तो H में H है और H यहाँ लाई कर रहा है, तो H भी इसका सबसेट हो जाएगा। अगर हमने T लिया तो T इसमें लाई कर रहा है, तो T इज ऑल्सो द सबसेट। इसके अलावा और पॉसिबल सबसेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब हुआ इसमें जो एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 4 ही होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पॉसिबल सबसेट्स होंगे 2 to the power 6। समझ में आ गई बात? तो इवेंट क्या कहते हैं? इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। मतलब इवेंट में हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो सैंपल स्पेस से ही चुन के लेंगे, हम बाहर से हमें नहीं चुनना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और मान लो इवेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से। ठीक है, हर एक अलग अलग इवेंट है, मतलब देयर आर टोटल 4 इवेंट्स। हम 4 इवेंट्स को एक साथ लेके बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, हर एक को अगर हम अलग अलग डिस्कस करते हैं तो कितने इवेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 5 में कुछ नहीं है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 0 एलिमेंट है। H इसमें सिंगल एलिमेंट है, T इसमें भी सिंगल एलिमेंट है, HT इसमें 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमने क्या किया? काउंट करके लिख दिया किसमें कितना इवेंट है, सॉरी एलिमेंट है। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है? प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हम इवेंट ले रहे हैं उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स में इसके एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो इसमें 0 एलिमेंट था, 0 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 0 by 2 मीन्स 0। 1 में हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, आ गया 1। समझ में आई बात? यहाँ पे 0 आया, यहाँ 1 आया। 1 by 2 की बात करें तो इसमें 0.5 आएगा और 1 by 2 0.5 आएगा। ये मैंने क्यों बताया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बताया 5 हर एक सेट का सबसेट होता है जिसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं। 0 से कम यानी नेगेटिव में एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम एलिमेंट इसी में होगा और सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें होगा? जो वो सेट पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, बाकी बीच में जो है वो कम, इसके 0 से ज्यादा और 2 से कम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो जितने भी टर्म्स आएंगे वो 0 और 1 के बीच ही आएंगे। देख लीजिए। ठीक है, तो अगर 0 के इक्वल आता है तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया और मैं बोल रही हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आए ना ही टेल आए, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और ये 1 जो आ गया इसको कहते हैं श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होता है? सपोज हमने एक कॉइन को लिया और टॉस करा, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक आएगा। मैं बोल रही हूँ on tossing a coin find the probability of getting either head or tail, तो ऑब्वियस है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं, जो होना एकदम पक्का है। मान लो हमने डाई को फेंका है और हम बोल रहे हैं कि 1 से
एक नंबर आ जाए, इंक्लूडिंग 1 एंड 6, 1 और 6 के साथ उसके बीच का कोई भी नंबर आ जाए, तो ऑब्वियस हम फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। और इसी में मैं कहूँ कि ऑन थ्रोइंग अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, 6 से ज्यादा कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 6 से बड़ा डाई में होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Na/ns, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, अगर हम श्योर इवेंट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। अब बताओ 0 और 1 के इक्वल होता है, हाँ होता है, 0 के इक्वल भी होता है, 1 के इक्वल भी होता है, तो यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन होना चाहिए। ये 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ठीक है, ये क्लियर होना ही चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन थ्रोइंग अ डाई, हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ऑन थ्रोइंग अ डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या करना है कि एस लिखना है। एस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने डाई को फेंका है तो एस क्या हो जाएगा, 6, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, काउंट करो 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किस चीज की, ऑफ गेटिंग। पहला बोल रहा है एक हमने डाई को थ्रो किया, तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। पहला है कि इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सपोज कर लेते हैं A इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर आ गया तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 होगा। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि यही है पॉसिबल आउटकम, आपका जितना भी इवेंट होगा उसमें इसके एलिमेंट्स को ही लिखना है, इसके बाहर के एलिमेंट्स हमें मतलब नहीं है। हम दुनिया भर के इवन नंबर को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम बस उन्हीं इवन नंबर्स को लिखेंगे जो इसमें है। तो इसमें कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 एंड 6, तो ये 3 के 3 एलिमेंट्स आएंगे ए में। समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 6 के आगे का क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बस उन्हीं नंबर्स को लिखेंगे जो कि सैंपल स्पेस में है, उसके बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, Na/ns। यही होता है आपका फॉर्मूला, Na/ns। Na क्या है, 3, और ns है 6, 3/6 यानी 1/2, ये हो गया। अब सपोज करो इसी में बोलता है सेकेंड, अ मल्टीपल ऑफ 3 का एक मल्टीपल आना चाहिए। इवेंट ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 का मल्टीपल है, हमें वो निकालना है। तो सपोज कर लो B है इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल। अब यहां देखिए 3 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीपल में हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा एक नेचुरल नंबर से, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में अगर हम 1
मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। इसके बाद 9 भी आएगा, बट 9 इज नॉट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 9 नहीं है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट, हमें इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एन बी क्या हो गया 2, तो पी बी क्या हो जाएगा एन बी बाई एन एस, एन एस कितना था आपका 6 था, ठीक है, 2/6 मीन्स 1/3। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल था, हमने कर लिया। अब इसी में अगर हो सकता है थोड़ा सा घुमा दे कि इवेंट ऑफ गेटिंग ईदर एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, समझ में आया? आपको बोलेगा या तो एक इवन नंबर आए या फिर 3 का मल्टीपल आए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे इवन और ईदर और का केस अगर आता है तो और के लिए कौन सा साइन आता है यूनियन, एंड के लिए कौन सा साइन आता है इंटरसेक्शन। ये हम लोगों ने सेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और सेट में जो भी फॉर्मूला आता है वो सारा का सारा प्रोबेबिलिटी में भी आता है। तो सेट में एक फॉर्मूला है सेट में एक फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आता है आपका सेट में। अगर सेम में हमने दोनों साइड एन एस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, एन एस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन सेम रहेगा क्योंकि हमने दोनों साइड डिवाइड करा है। बट डिवाइड करने से फायदा ये होगा एन ए बाई एन एस क्या होता है प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है ईदर इवन नंबर और अ मल्टीपल, यानी इवन नंबर ए था और मल्टीपल बी था, वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। सबसे पहले देख लो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 उसमें नहीं है, वी कैन नॉट टेक दैट। 4 भी यहाँ नहीं है, बट 6 इन दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी 6 है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1। समझ में आई बात? तो इसका फॉर्मूला पी ए क्या होता है एन ए बाई एन एस, एन ए क्या था 3/6 प्लस पी बी क्या था 2/6 और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1/6। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 4/6। 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 हुआ, 2 से कैंसिल करो 2 और 3, आंसर इज 2/3। तो समझ में आया? अगर यूनियन वाला कोई केस कभी भी बोलता है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। सपोज अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक कॉइन टॉस किया है या फिर एक डाई को थ्रो किया है। अगर क्वेश्चन बोले ऑन टॉसिंग 2 coins together, हमने क्या किया एक साथ 2 क्वाइन को टॉस किया, ठीक है, पहले को भी टॉस किया और दूसरे को भी 2 क्वाइन को टॉस किया। तो सबसे पहले एस में क्या हो जाएगा, अब हमें कंसीडर करना होगा। वैसे क्वाइन में सैंपल स्पेस क्या होता था 2, तो 2 क्वाइंस होंगे 2 इंटू 2, अगर 3 क्वाइंस होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 क्वाइंस होंगे तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्वाइन के केस में। अगर डाई के केस में बोले एक डाई रहेगा 6, 2 डाइस रहेगा 6 इंटू 6, 3 डाइस रहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। क्वाइन और डाइस के केस में ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे बोल रहा है 2 क्वाइन को हमने एक साथ फेंका, तो क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम, या तो दोनों पे हेड आ जाए,
हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे तो हेड आए लेकिन दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। या हो सकता है पहले पे टेल आया और दूसरे पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है पहले पे भी टेल आए और दूसरे पर भी टेल आए। देयर आर 4 कंडीशंस, 4 ही कंडीशन हो सकते हैं। तो बोल रहा ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या बोल रहा है? पहला सॉल्यूशन, हमने 2 कॉइन को एक साथ फेंका है, ठीक है, तो टॉस किया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ऑफ गेटिंग 1 टेल, कि एक टेल आए, ठीक है, एक टेल आना चाहिए। एक क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आएगा। तो इसमें देखो, इसमें एच एच है, मतलब एक भी टेल नहीं आया। इसमें एच टी है, मींस एक टेल आया है, एक हेड है लेकिन एक टेल भी आया है। यहाँ टी एच है, अगेन एक टेल आया है, और यहाँ टी टी मतलब 2 टेल आया है। बट क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक टेल से मतलब है, 2 टेल को नहीं लेंगे हम। तो एन ए क्या हो गया? 2, एन एस कितना था? 4, तो पी ए क्या हो जाएगा? एन ए बाई एन एस यानी 2/4, इट मीन्स इट इज 1/2। बहुत सिंपल है। लेकिन इसी में अगर बोलता है एट लीस्ट 1 टेल, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एटलीस्ट मतलब क्या हुआ? ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सपोज करो बी इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो सपोज करो आपके घर में कोई कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है, आप लोगों को जाना है, हाँ, आप लोगों को इनविटेशन आया है शादी के लिए, तो आप लोगों को वहां जाना है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर शादी का कार्ड आया तो आप लोग सारी की सारी फैमिली उठ के वहां चले जाओगे। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से कोई एक जाए, या 2 जाए, या 3 जाए, या फिर सारे चले जाए। तो एटलीस्ट जो होगा ना, उस कार्ड के लिए एटलीस्ट का काम करेगा। एटलीस्ट का मतलब हुआ कि एक या एक से ज्यादा भी, कम से कम इतना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिलेशन सुधारना है तो कार्ड आया तो ऑब्वियस है कोई एक आदमी तो जाएगा ही, तो एटलीस्ट 1 तो हुआ। लेकिन अगर एक इंसान रेडी हो गया, आपके घर का कोई मेंबर रेडी हो गया शादी में जाने के लिए, और कोई बच्चा रोने लगा, तो उसको भी लेके जा सकता है। शादी का कार्ड है, मतलब एक से ज्यादा भी जा सकता है, पूरी फैमिली भी जा सकता है, लेकिन कम से कम एक को जाना होगा, अदरवाइज रिलेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट अगर एक नंबर देगा तो वो और उससे ज्यादा, ठीक है, उससे कम वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। एटलीस्ट एक नंबर देगा तो वो नंबर और उससे ज्यादा वाले सारे नंबर्स। तो यहां बोल रहा है एक टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो सबसे पहले 1 टेल वाले को ले लो, एच टी, इसमें 1 टेल है, टी एच अगेन 1 टेल है, एटलीस्ट है तो हम लोग 2 टेल्स को भी लेंगे, ठीक है। तो 2 टेल्स किसमें आ गया? टी में आ गया। तो यहां एन बी क्या आया? 3, पी बी क्या हो जाएगा? 3/4। समझ में आया? बहुत सिंपल है। लेकिन थर्ड नंबर में फिर बोलेगा एट मोस्ट 1 टेल। अब एट मोस्ट कब काम करेगा? एट मोस्ट, अब मैंने बताया एटलीस्ट के लिए आप सपोज कर लो कि शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, ठीक है। एट मोस्ट के लिए आप सपोज कर लो कि आपके शहर में कोई सर्कस लगा है, ठीक है, या कोई साइंस एग्जीबिशन लगा है, वो एंट्री फी लग रही है उसमें, और आपको कहीं से वहां पे क्या हो गया है, एक पास का अरेंजमेंट हो गया है, और वो पास में लिखा हुआ है वैलिड फॉर 2 मेंबर्स ओनली, ठीक है।
तो वैलिड फॉर 2 मेंबर्स अगर है और आप अगर वो पास लेके 3 दोस्त जाते हो तो क्या तीसरे को एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पास में बस 2 बच्चों को एंट्री मिल सकती है। सपोज करो वो 2 का पास लेके आप अकेले चले जाओ, हाँ, तो क्या आपको एंट्री मिलेगी? आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 की सीट थी लेकिन एक को तो अलाउ है ही ना। तो यही वो जो पास है वो एट मोस्ट का काम करेगा। एट मोस्ट 1 टेल में ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, 1 टेल से 1 टेल जो है वो मैक्सिमम है, उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी क्या कह रहा है? इवेंट थर्ड, C equal to event of getting at most 1 tail, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, ठीक है। तो 1 से कम टेल यानी 0 टेल इसमें पॉसिबल है। अब आपको मैंने बताया था सैंपल स्पेस में क्या था? HH था, HT था, TH था और TT था। तो 1 से कम HH में 0 टेल है यानी 1 से कम टेल है, तो ये भी पॉसिबल है। HT भी और TH भी, यहां पर क्या होंगे? 3 एलिमेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4, ठीक है। ये क्लियर है? एटलीस्ट और एटमोस्ट आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट पर अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना, और आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब प्रोबेबिलिटी में डेक ऑफ कार्ड्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ताश की जो गड्डी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं। ताश में यानी कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने कलर्स के होते हैं? 2 कलर्स, ब्लैक एंड रेड। 2 कलर्स होते हैं, या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। अब 52 को 2 कलर्स में डिवाइड किया तो ये भी 26 होगा और ये भी 26 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब ब्लैक में फिर सूट होता है और रेड में भी सूट्स होते हैं, ठीक है। कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट होते हैं। ब्लैक में कौन कौन सा होता है? स्पेड और क्लब। और रेड में कौन सा होता है? हार्ट और डायमंड, ठीक है। ये हो गया। अब 26 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कौन कौन से होंगे? 13 और 13, अगेन 13 और डायमंड भी 13। 13 कार्ड सब में होता है। अब सब में कार्ड्स सेम होते हैं, क्या होगा? पहला एस होगा, इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कार्ड्स हो गए। 3 कार्ड्स बचे, एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, एक होता है जैक, ठीक है। और ये 13 कार्ड्स सब में होते हैं, स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है, हार्ट में भी होता है और डायमंड में भी होता है, ठीक है। ये जो किंग, क्वीन और जैक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड, ठीक है। इसको हम कौन सा कार्ड कहेंगे? फेस कार्ड कहेंगे, ये याद रखना। तो 52 कार्ड्स में टोटल कितने फेस कार्ड्स हुए? 3 हुआ स्पेड में, 3 हुआ क्लब में, 3 हुआ हार्ट में और 3 हुआ डायमंड में, मींस टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। अगर आपको बोले कि रेड कलर में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो रेड कलर में इसमें 3, इसमें 3, 6 फेस कार्ड्स होंगे। अगर आपको ये बोले कि डायमंड में कितने 2 नंबर्स के कार्ड होंगे, तो डायमंड में एक ही 2 नंबर का कार्ड होगा। समझ में आया? ये सारी इस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन होता है मैं बताती हूँ। सपोज कर लो कि ऑन टेकिंग आउट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक of 52 cards.
52 कार्ड्स है और हमने क्या किया, कोई एक कार्ड उसमें से बाहर निकाला, ठीक है, बस एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है, हम कोई भी एक कार्ड उठा सकते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को बाहर निकाला। यहाँ पर याद रखना कि सॉल्यूशन में NS क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो NS मतलब हमारे पास टोटल कितना ऑप्शन है, एक कार्ड तो निकालना है, लेकिन कितने में से निकालना है, 52 में से। तो हमारे पास 52 ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस, इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमारे पास 52 कार्ड्स थे, ये NS हो गया क्योंकि हमें एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it is a first red face card। क्या होना चाहिए, ये रेड फेस कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, रेड फेस कार्ड। अब देखो आप, सबसे पहले आप ये देखो कि रेड कलर में फेस कार्ड्स कितने हैं, रेड कलर में 2 हैं, हर्ट और डायमंड। फेस कार्ड्स कितने होंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी रेड कलर में आपके टोटल 6 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/52। ये क्लियर है। अगर आपको सेकंड नंबर बोलता है स्पेड ऑफ 2, यानी कि एक स्पेड जिस पर क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, तो स्पेड पे 2 लिखा हुआ बस सिंगल कार्ड होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकंड, B इक्वल टू स्पेड ऑफ 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। हो सकता है क्वेश्चन बोले ब्लैक सूट, मतलब जो भी आए वो ब्लैक सूट में हो। अब ब्लैक सूट कितने लोगों के पास है, ब्लैक 13 स्पेड्स और 13 क्लब, तो ब्लैक सूट कितने होंगे, टोटल 26 सूट्स होंगे जो कि ब्लैक है। तो इट मींस ब्लैक सूट अगर हमने C माना तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52, यानी कि 1/2। समझ में आ गई बात, ठीक है, सिंपल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कार्ड से ऐसे ही अगर आपको ये कार्ड पता है कि कितने कार्ड्स किसमें है, तो आप लोग कार्ड के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद कार्ड्स के बाद आती है बारी कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देगा आपको कि सपोज दैट देयर इज अ बॉक्स, एक बॉक्स है कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स। हाँ, इसमें रेड बॉल्स कितने हैं, 5, 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, कितने हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स, ठीक है, 8 आपके क्या है, ग्रीन बॉल्स है। ये है एक बॉक्स है, इसमें 3 कलर के बॉल्स है, 5, 6 और 8 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी टोटल आपके कितने बॉल्स हो गए, 5 + 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, ठीक है, आपके 19 टोटल बॉल्स हैं, सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू टेक आउट 1 बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स। हमें इस बॉक्स से क्या करना है, एक बॉल को बाहर निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द color of the ball is first। बोल रहा है कि ग्रीन कलर का बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन NS क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि NS क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 19 बॉल्स है, उसमें हम 19 में से किसी भी एक
बॉल को बाहर निकाल सकते हैं। तो वी हैव टोटल 19 ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास टोटल 19 ऑप्शंस है। तो ये किस में आ जाएगा, एनएस में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स इज ऑफ ग्रीन कलर। ये किस कलर का हो, ग्रीन कलर का हो। ए क्या है, फर्स्ट ग्रीन बॉल। अब ये बताइए ग्रीन में कितने बॉल्स हैं। सिंपल है, ग्रीन में 8 बॉल्स है, यानी ग्रीन के केस में हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 8 ऑप्शंस है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/19 हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बोले रेड और ब्लैक, या तो रेड निकले या ब्लैक निकले। अब यहां पर यूनियन अगर आप चेक करते हो तो क्या इंटरसेक्शन पॉसिबल है, इंटरसेक्शन पॉसिबल है, यानी कोई ऐसा बॉल है जो कि रेड कलर का भी हो एंड ब्लैक कलर का भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, रेड और ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल है कि दोनों में कोई एक ही कलर हो, पॉसिबल नहीं हो। कोई एक बॉल जो रेड कलर का भी हो और ब्लैक बॉल भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, रेड और ब्लैक को। ये क्या हो गया, NB हो गया 6, 5, 11। तो PB क्या हो जाएगा, 11/19। समझ में आया। अगर इसी में बोलते कि थर्ड the ball is non ब्लैक, अगर बोल दे मतलब ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कलर का हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सी ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक वाले को हटा देंगे। ब्लैक वाले को हटा दिया तो क्या बचा, 5 + 8 13। नॉन ब्लैक कितना आया, 8 + 5 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/19। समझ में आया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके बॉक्स में एसेसिनेशन एक वर्ड है, ऐसे करके कोई भी एक वर्ड आपको दे सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेसिनेशन अगर एक वर्ड दिया हुआ है और इसमें से हमें क्या करना है कि एक कोई भी एक लेटर आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवेल, कि हमने जो इसमें से सेलेक्ट किया वो क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, या नहीं तो सेकंड नंबर में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज वोवेल एंड अनदर इज कॉन्सोनेंट। हमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, वोवेल, सेकंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो इस केस में हम देखेंगे कि वोवेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, दे आर 6 वोवेल्स। और कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 आपके बचे कॉन्सोनेंट्स। और टोटल कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 6/13 वोवेल का हो गया और 7/13 हो जाएगा कॉन्सोनेंट का। बहुत सिंपल है। बस ये क्वेश्चन देख के ना बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, बस क्वेश्चन को इजीली एक बार आराम से काम होके क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वी ऑल कैन सॉल्व इट इजीली। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक टॉय है जो कि किस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है। अब अगर क्यूब के फॉर्म में है तो इसके कितने सरफेसेस होंगे, टोटल 6 सरफेसेस होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ लेटर रिटन इन ईच सरफेस, हर एक सरफेस पे एक लेटर लिखा हुआ है। लेटर है, एक पे ए लिखा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और उसके बाद ए। ये 6 सरफेसेस है, उस पर इस तरह से लेटर्स लिखे हुए हैं। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उस क्यूब को वो फेंक
रहा है तो जस्ट लाइक डाई, ठीक है, डाई वाले क्वेश्चन में जब हम फेंकते थे उसको, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6, तो यहाँ पर भी इस केस में भी 6 हमारी सैंपल स्पेस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑन द अपर सरफेस पर ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देखना है कि ए कितना है, ए आपका 2 है, 2, तो पी ए क्या हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। बहुत सिंपल है। और इसी में अगर बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी ऑन द अपर सरफेस पे डी आए, तो डी आपका सिंगल है, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इज 1, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई रिपीट वाला क्वेश्चन करे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली हमें सॉल्व करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट देयर आर 2 फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ना होके इंडिविजुअल को भी हम ले सकते हैं, 2 टीचर्स भी ले सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A and B are 2 friends. What is the probability that both will have same birthday? क्या बोल रहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों का बर्थडे सेम डे हो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस फाइंड करना होगा कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स है, पहले फ्रेंड के पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, हमें तो उसका बर्थडे पता नहीं है, तो उसका बर्थडे 365 डेज में से कभी भी हो सकता है, ठीक है, अगर हमें नहीं पता तो कभी भी हो सकता है। और क्या बोल रहा है, एंड है तो इनटू, हमेशा याद रखना एंड में इनटू का साइन आता है और में प्लस का साइन आता है। या हम दोनों के बर्थडे की बात कर रहे हैं, पहले के पास 365 ऑप्शन है, दूसरे के पास भी 365 ऑप्शंस है, दूसरे का बर्थडे भी 1 जनवरी को भी हो सकता है, 2 जुलाई को भी हो सकता है, 5 अगस्त को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इसके पास भी 365 ऑप्शंस हैं। अब ये क्या बोल रहा है, बोथ हैव सेम बर्थडे, इसका कंडीशन कितना होगा कि दोनों में से दोनों का बर्थडे सेम डे पे हो। तो अब इसके लिए आप देखो कि पहला जो फ्रेंड है, मान लो कि हम पहला फ्रेंड का बर्थडे कब हो सकता है, 1 जनवरी को भी हो सकता है, 2 जनवरी को भी हो सकता है, 31 जनवरी को भी हो सकता है, मतलब 365 डेज में से कभी भी हो सकता है। पहला जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन बोल रहा है दोनों का सेम बर्थडे हो, तो अगर पहले के पास 365 ऑप्शंस है बट दूसरे के पास सेम एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, पहला जिस डेट पे हुआ, मतलब पहले का जिस डेट में बर्थडे है, मान लो पहले का बर्थडे 1 जनवरी को है तो दूसरे का भी 1 जनवरी को ही होगा, अगर पहला का 2 जनवरी को है तो दूसरे का भी 2 जनवरी को ही होगा। तो अब इसके पास 365 ऑप्शंस नहीं है, अब इसके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ पहले का है, ठीक है, तो 365 into 1 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 365/365 into 365, तो एक कैंसिल हो गया 1/365, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में बोले दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, ये तो सेम बर्थडे का हम लोग को समझ में आ गया, चलो ठीक है। अलग अलग बर्थडे के केस में क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ऑप्शंस को करें, तो इसका ऑपोजिट देखते हैं, डिफरेंट बर्थडे, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, दोनों का बर्थडे सेम डे पे हो जाए, ठीक है। तो जब कभी भी बहुत लेंथी क्वेश्चन आए तो हमें एक फॉर्मूला देखना है कि ए का नहीं होना जो होता है वो ए के होने को 1 में माइनस कर दो, ये होता है, ठीक है। डिफरेंट बर्थडे को हम लोग क्या कह सकते हैं,
नॉट सेम बर्थडे, सेम बर्थडे है पी ए, तो नॉट सेम बर्थडे क्या हो जाएगा, पी ए डैश, इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ए मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 365, इट्स 364 अपॉन 365। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्या, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से पूछेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट an ordinary year has 53 Mondays, ठीक है, बोल रहा है कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीप ईयर, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर को लेते हैं तो इसके 53 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, ये कैंसिल हो गया, 1 5 7 2 जा 14, फिर कैंसिल हो गया 1, हाँ, तो इट मींस 7 से डिवाइड करने पे 52 आया, मतलब क्या हुआ कि ईच ऑर्डिनरी year has 52 weeks and 1 remaining day। ये हुआ ना, 52 वीक तो होंगे, यानी 52 मंडे भी होंगे, 52 ट्यूसडे भी होंगे, 52 वेडनेसडे भी होंगे, 52 संडे भी होंगे, 52 सैटरडे भी होंगे, सारे डेज 52 होंगे, लेकिन एक डे बच रहा है, ये जो एक डे जो डे होगा वही 53 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिमेनिंग डे है ये क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। ये जो रिमेनिंग डे है इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये रिमेनिंग डे संडे हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है थर्सडे हो सकता है फ्राइडे हो सकता है सैटरडे हो। इसके पास इतने सारे ऑप्शंस है, ये कुछ भी हो सकता है, यानी एनएस कितना हो गया 7। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इट इज मंडे, क्योंकि 53 मंडे चाहिए हमें, हाँ, तो इवेंट क्या है, इट इज मंडे। अब मंडे होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, ओनली वन कंडीशन है m, तो इसमें कितने इवेंट हुए 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। समझ में आया। कोई भी डे यहाँ पे बोले, अगर 53 संडे हो या 53 मंडे हो या 53 सैटरडे हो, तो दिस इज द वे टू सॉल्व इट। समझ में आया। जब कभी भी ऑर्डिनरी ईयर की बात हो, सपोज करो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लीप ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अब लीप ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज, लीप ईयर की बात हो रही है। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, सेम इसी तरह 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 2, यानी कि ईच लीप ईयर हैज 52 वीक्स एंड 2 रिमेनिंग डेज, ठीक है। 52 वीक तो हुए ही हुए, इसके अलावा क्या है, 2 रिमेनिंग डे है। तो ये जो 2 डेज हैं ये क्या हो सकते हैं, अब यहां पर देखो ये 2 डेज बच रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है पहला डे संडे हो, तो संडे के नेक्स्ट वाले डे कौन सा हो जाएगा, मंडे होगा। हो सकता है मंडे हो तो दूसरा ट्यूसडे होगा, हो सकता है ट्यूसडे हो तो दूसरा वेडनेसडे होगा, हो सकता है वेडनेसडे हो दूसरा थर्सडे होगा, हो सकता है थर्सडे हो तो दूसरा फ्राइडे होगा, हो सकता है फ्राइडे हो तो दूसरा सैटरडे होगा, हो सकता है सैटरडे हो तो दूसरा संडे होगा, फिर हो सकता है संडे हो तो मंडे, मतलब सेम चीज रिपीट हो गया। मतलब कितने ऑप्शंस है, ये जो रिमेनिंग 2 डेज है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस है, हाँ। और हमें क्या चाहिए 53 मंडे, यानी कि ये जो 2 रिमेनिंग डे है
होना ही चाहिए। तो अगर हम लेते हैं ए दैट इट इज मंडे, तो मंडे कब पॉसिबल है? यहां देखिए, अगर पहला दिन संडे हो तो दूसरा मंडे पॉसिबल है, ठीक है, या मंडे एंड ट्यूसडे पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा मंडे कहीं और नहीं आ रहा है, हाँ, हमें बस मंडे से मतलब है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर 53 मंडेज बोल दे या संडेज बोल दे लीप ईयर में, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में अब कुछ और नहीं रहा है जो कि आपको करने की जरूरत है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस एटलीस्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।